काले खौफनाक खंडरात। इसका हर हिस्सा पिछले हिस्से से ज़्यादा दिलचस्प और खौफनाक है। तो दोस्तों, जल्दी से हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आइए टाइम ज़ाया किए बगैर कहानी का अगला हिस्सा सुनते हैं। अगर मज़ीद हिस्से आप सुनना चाहते हैं या कोई और खौफनाक कहानी तो हमें कमेंट्स में बताएं। चलें कहानी शुरू करें। हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी, पर सब गम की तस्वीर बने बैठे थे। जब पूरी तरह रोशनी फैल गई, सब गम की कैफियत से कुछ बाहर आए तो इर्द गिर्द देखने लगे। वो एक मैदान में थे। वो ऐसी जगह थी कि काफी बड़ी इमारत वहां बनी हुई थी, जो अब खंडर में बदल चुकी थी, और 2-3 छोटे छोटे घर भी बने हुए थे। वहां की हर चीज काली थी, खंडरात, घर, जमीन, यहाँ तक के दरख्त तक काले थे। वो बड़ी इमारत बहुत ज्यादा पुरस्कार नजर आ रही थी। यहाँ सब काला है, इसलिए यहाँ का नाम काले खंडरार रख दिया गया होगा, काशिफ ने वासिफ से कहा। सब आगे चलकर देखने लगे। वहाँ एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे गोश्त जलने के बाद बदबू होती है। ऐसा लग रहा था वहाँ सब चीजों को जलाया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे काली बस्ती में आ गए हों। सलमान ने कहा, यहाँ कहीं खजाना दफन है जो मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। सलमान ने एक जोश से कहा और हर चीज को गौर गौर से देखने लगा। सलमान, लालच मत कर, हम बस कल यहाँ से वापस चले जाएंगे, वासिफ ने कहा। तुम दोनों चले जाना, मैं इतना करीब पहुंचकर खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सलमान ने सर पर खजाने का भूत उसने सवार कर लिया था। काशिफ ने वासिफ को खामोश रहने का इशारा किया। हम तीनों ही साथ जाएंगे, 1-2 दिन यहीं गुजार लेंगे, फिर वापस चले जाएंगे, काशिफ ने कहा। सलमान ने जवाब नहीं दिया, दूसरी तरफ मुंह कर लिया। सब जगह घूमकर वो लोग बड़े खंडरात की तरफ आ गए। खंडरात में जाने वाली 4 सीढ़ियां बनी हुई थी, जिनका रंग भी स्याह था। खंडरात की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते ही तेज आंधी चलने लगी। हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी हो रही थी, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक फिजा में मंदिर की घंटियां बजने की आवाज आने लगी, जैसे बहुत सारी घंटियां एक साथ बज रही हों। सब घबराकर नीचे उतर आए। नीचे आते ही सब नॉर्मल हो गया, आवाजें आना बंद हो गई, आंधी रुक गई। जरूर कोई राज छुपा है इन खंडरात में, सलमान ने कहा। तीनों को इस इमारत से जुड़ी वो सारी बातें, वो सारे अफसाने याद आने लगे जो कि उन्होंने इस खंडरात के बारे में सुने थे। सब इस इमारत को देखते हुए दूर जाकर बैठ गए। शाम तक सबको भूख सताने लगी। जो फल मौजूद थे वो तीनों खा चुके थे। वहां पर बहुत खौफ था, हर तरफ खौफ था। सलमान की आंखों से नींद बहुत दूर थी। यकायक सलमान को लगा जैसे कोई सिसक रहा हो। सिसकने की आवाज खंडरात से आ रही हो। सिसकने की आवाज किसी औरत की थी। सलमान को ऐसा लगता था उसका दिल फट जाएगा। आवाज में निहायत दर्द था। सलमान चौंक पड़ा और अपनी सारी तवज्जो उस आवाज की तरफ लगा दी। वो उठकर खंडरात की तरफ आ गया। वो किसी शहर में जकड़ा हुआ इमारत के अंदर दाखिल हो गया। अचानक उसने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। सलमान ने देखा कि एक सब्ज रंग का धुआं इस खंडर से बुलंद हो रहा है। वो धुआं बिल्कुल सलमान के करीब आकर सिमटने लगा, जैसे इंसानी शक्ल इख्तियार कर रहा हो। वो धुआं तेजी से शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। बस वो एक इंसानी हेवला था, जो कि पूरी तरह वाजे नहीं था। उसी लम्हे सलमान के गले से चीख निकली और वो जमीन पर ढेर हो गया। चीख की आवाज से वासिफ और काशिफ जाग उठे और उठकर सलमान को तलाश करने लगे, पर सलमान वहां मौजूद नहीं था। दोनों डर कर इमारत के अंदर भागे। वहां सलमान बेहोश पड़ा नजर आया। सलमान की थोड़ी देर बाद आंख खुली तो रात का घुप अंधेरा था। वो तीनों उसी जगह मौजूद थे जहां लेटे हुए थे। फिजा में झींगरों की आवाज थी और कोई आवाज न थी। सलमान कर्राता हुआ उठ बैठा। उसका सर भारी हो रहा था। दिमाग में शीशों की सी आवाजें गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद जब दिमाग पूरी तरह हाजिर हुआ तो सलमान ने दोनों की तरफ देखा, जो उसे ही देखते हुए परेशान बैठा था। तू ठीक है? वासिफ ने सलमान से फिक्रमंद होकर पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, सलमान ने कहा। क्या हुआ था और तू खंडरात में क्यों गया था? काशिफ ने उससे पूछा। मुझे क्या होना था, मुझे क्या पता, मैं यहाँ कैसे आया? सलमान ने दोनों को देखते हुए हैरत से पूछा। हम दोनों तेरी चीख की आवाज से उठे, तू खंडरात के अंदर बेहोश पड़ा था, वासिफ ने बताया। मुझे कुछ याद नहीं, सलमान ने सर पकड़ लिया। तू आराम कर, हादसात ने तेरे दिमाग पर असर डाला है, काशिफ ने कहा और जबरदस्ती सलमान को लिटा दिया। दूसरे दिन सलमान बिल्कुल ठीक था। सब ने खंडरात के अंदर जाने का फैसला किया। सब चलते हुए खंडरात के पास जा पहुंचे। सब ने डरते डरते इमारत की सीढ़ियों पर कदम रखा। आज कोई आंधी तूफान नहीं था। तीनों खंडरात के अंदर दाखिल हुए। इमारत बाहर से जितनी पुरस्कार थी, अंदर से उतनी खौफनाक थी। अंदर रात का समा छाया हुआ था।
دیواروں پر سیاہ رنگ تھا جس کی وجہ سے اندھیرا اور بھی زیادہ پھیل رہا تھا۔ ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عمارت میں ایک طرف چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ سلمان نے جیسے ہی اس کمرے کا دروازہ کھولا، بہت ساری چمگادڑیں اڑتی ہوئی تینوں کے سروں سے گزری۔ تینوں گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ اچانک کہیں سے مندر کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ تینوں کا دل گھبرانے لگا۔ ایک عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ تینوں کو گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ تینوں کھانستے ہوئے عمارت سے باہر آ گئے۔ کھلی فضا میں تینوں کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ تینوں وہیں بیٹھ گئے اور گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ 15 منٹ بعد سب نارمل ہو گیا۔ ہمیں واپس چلنا چاہیے، واصف نے دونوں کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ 2-3 دن بعد چلے جاتے ہیں۔ عمارت میں کچھ تو راز ہے جو ہمیں اندر جانے نہیں دے رہا۔ میں یہ راز جانے بغیر نہیں جاؤں گا، سلمان نے کہا۔ سلمان ٹھیک کہہ رہا ہے، آخر ایسا کیا راز ہے یہاں جو آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا؟ کاشف نے بھی کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ واصف خاموش ہو گیا۔ سب پورے دن آس پاس ادھر مکانوں میں جا کر دیکھتے رہے۔ وہاں مکانوں میں کچھ برتن پڑے ہوئے تھے۔ وہاں جانے سے کچھ غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ رات ہونے لگی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ اچانک سلمان نیند سے بیدار ہوا۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک سلمان بری طرح سے چونک پڑا۔ ایک عجیب سی آواز سلمان کے کانوں میں پڑی۔ وہ درد بھری آواز تھی، جیسے ہتھوڑے بن کر اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ سلمان اٹھا اور اندر عمارت میں چلا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سلمان کو کوئی اندر کی طرف بلا رہا ہے۔ اندر آ کر سسکنے کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ رونے اور سسکنے کی آوازیں سلمان کو کانپنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ خوف سے اس کا برا حال تھا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ سامنے آؤ، سلمان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ سلمان کو پائل کی جھنکار کی آواز آئی، جیسے کوئی چل رہا ہو۔ سلمان سمجھا کہ کھنڈر کے بدروحوں نے اسے گھیر لیا ہے۔ اچانک ایک سفید چیز اڑتی ہوئی آئی۔ زمین پر ایک کپڑا سفید رنگ کا گرا۔ دروازہ خود بخود ظاہر ہو گیا۔ زوردار آواز سے دروازہ کھلا۔ سلمان چلتے ہوئے دروازے کے پاس آیا، نیچے اترا۔ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ راستہ نیچے زمین میں موجود تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ سلمان نیچے اترنے لگا۔ دوبارہ رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ آواز کسی عورت کی تھی جو درد سے بھری ہوئی تھی۔ نیچے اندھیرا ہو رہا ہے۔ سلمان آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے وہاں پہنچا۔ وہاں وہ دیکھ رہا تھا کہ نیچے تہہ خانے میں بھی 2 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ رونے کی آواز پہلے کمرے میں سے آ رہی تھی۔ سلمان نے دروازہ کھولا۔ عجیب سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اندر بہت اندھیرا تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سلمان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ خوشی سے سلمان پاگل ہونے کے قریب تھا۔ سامنے ایک بڑا صندوق رکھا ہوا تھا۔ صندوق کے اوپر ایک دیا جل رہا تھا اور ایک لال بڑا دھاگا بندھا ہوا تھا۔ خزانہ! سلمان نے چمکتی آنکھوں سے صندوق کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں صندوق کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگا۔ چلتے چلتے کمرے کے بیچ تک پہنچ گیا۔ اچانک کمرے میں سرسراہٹ کی آواز آنے لگی۔ سلمان پر خزانے کا بھوت سوار تھا۔ اسے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس صندوق کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ سلمان نے صندوق کو چھونے، ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھائے، صندوق پیچھے سے ایک بڑا کالا ناگ نکل آیا۔ سلمان گھبرا گیا اور ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سانپ ڈس لیتا۔ سلمان کے ہوش میں آتے ہی اسے سرسراہٹ کی آواز آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں چھوٹے چھوٹے کئی سانپ نکل آئے ہیں جو سلمان کی طرف آ رہے ہیں۔ لمحے بھر کو سلمان نے چیخ ماری اور باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ سانپوں کو کچلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بھاگ رہا تھا اور کھنڈرات کے داخلی دروازے کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ تبھی باہر سے واصف اور کاشف سلمان کو تلاش کرتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ سلمان کے ان دونوں سے زوردار ٹکر ہوئی اور سلمان بے ہوش ہو گیا۔ سلمان جب ہوش میں آیا تو ہلکا اندھیرا ہو رہا تھا۔ وہ کرراتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تبھی واصف اور کاشف اس کے پاس آئے۔ شکر تجھے ہوش آ گیا، واصف نے کہا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ سلمان نے اپنے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ تم کل رات بے ہوش تھے اور اب ہوش میں آئے ہو، کاشف نے سلمان کو بتایا۔ سلمان حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آخر تم عمارت میں جاتے کیوں ہو، اور وہ بھی اکیلے؟ آج سب کو بتاؤ ورنہ ہم آج ہی گھر واپس چلے جائیں گے، کاشف نے تھوڑے غصے سے پوچھا۔ تھوڑی دیر تک سلمان دونوں کو دیکھتا رہا اور پھر سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ کیا خزانہ؟ تجھے خزانہ مل گیا؟ کاشف نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں یار، وہاں اتنا بڑا سانپ تھا
कि अगर मैं हाथ पीछे ना करता तो वो मुझे काट लेता और मैं दूसरी दुनिया में पहुंच जाता। आज हम तीनों साथ जाएंगे। वासिफ ने थोड़ी देर बाद कहा, ठीक है, तुम दोनों आज सोना मत, हम वो खजाना लेकर ही जाएंगे। काशिफ ने गाड़ी चेक की, गाड़ी ठीक थी, सारा सामान पहले ही गाड़ी में रख लिया था। तीनों बिल्कुल तैयार बैठे थे, अगर कुछ मसला हो तो तीनों भागकर गाड़ी में बैठ जाएंगे और वापस चले जाएंगे। रात होने लगी थी, तीनों इमारत के सामने एक पत्थर पर बैठ गए। अचानक तीनों ने देखा कि एक सफेद रंग का धुआं फैल रहा है। फिजा में निहायत अच्छी खुशबू फैल रही थी। धुआं अब धुंध में बदल गया। धुंध के पीछे एक खूबसूरत चेहरा नजर आया जो वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था, मगर अंदाजा हो रहा था कि धुंध के पीछे जो चेहरा है वो बहुत खूबसूरत है। अचानक तीनों एक नशे की हालत में आ गए और इमारत के अंदर जाने लगे। अंदर आते ही दर्द में डूबी हुई आवाज आने लगी। तीनों घबरा गए। क्या तुमने कोई बुरी आत्मा हो? काशिफ ने भरपूर हौसला जमा करके जोर से कहा। जवाब में तीनों को लगा कोई करीब सिसक रहा है, शायद कोई आसेब था या कोई रूह थी। मैं इस तरह तुमसे नहीं डरूंगा, तुम चाहे कोई भी हो, सलमान ने तल्ख लहजे में कहा। जवाब में वो पुरस्रार सिसकियां और तेज हो गईं। अचानक इमारत का दाखिली दरवाजा बंद हो गया। तीनों घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे। सलमान ने तहखाने में जाने का रास्ता देखा और उस तरफ इशारा किया। वहां से नीचे जाना होगा, में सलमान ने कहा। तीनों तहखाने की तरफ बढ़ गए। तहखाने में पहुंचकर फिर रोने और सिसकने की आवाजें आने लगी। तीनों आवाज के दर्द में डूबे पत्थर का बुत बन चुके थे। तीनों आवाज की उदासियों को महसूस कर रहे थे। यकदम आवाज आना बंद हो गई और एक पुरस्रार सी खामोशी छा गई। तीनों जैसे होश में आ गए। तभी तीनों के सामने नजर गई और खौफ से उनकी चीख निकल गई। सामने 4-5 इंसानी ढांचे पड़े हुए थे। खौफ ज़दा से तीनों तहखाने के पहले कमरे में दाखिल हुए, जहाँ संदूक अपनी पूरी शान के साथ पड़ा हुआ था। वो संदूक तक पहुंचे। संदूक पर ताला लगा हुआ था, जिस पर काले और लाल रंग का धागा था। इस पर तो ताला लगा है, काशिफ ने कहा। अब क्या करें? वासिफ ने नासमझी से दोनों को देखा। ताला तोड़ना पड़ेगा, यही हल है, सलमान ने कहा। पर उनके पास कोई चीज नहीं थी ताला तोड़ने के लिए। हमारे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं कि हम ताला तोड़ सकें। तीनों कमरे में यहाँ वहाँ कोई चीज तलाश करने लगे जिससे ताला तोड़ सकें। काशिफ पहले कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चला गया। वहां भी इंसानी ढांचे पड़े हुए थे। ढांचों के बराबर एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी। शायद पहले भी कोई ताला तोड़ने की कोशिश करने के लिए आया था और मौत ने उसे आन पकड़ा। काशिफ थोड़े डरते डरते ढांचे के करीब गया और झुककर कुल्हाड़ी उठाने लगा। काशिफ कुल्हाड़ी उठाकर पहले वाले कमरे में आ गया। ये कुल्हाड़ी मिली है। काशिफ ने दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। सलमान ने काशिफ के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। मैं तोड़ता हूँ, सलमान ने कहा। सलमान ने जैसी कुल्हाड़ी पर से वार किया, यकदम वासिफ ने रोक लिया। रोक, पहले ये धागे निकालते हैं, वासिफ ने दोनों से कहा। सलमान ने कुल्हाड़ी रख दी। काशिफ ने काले धागे हटाए। अचानक शीशे टूटने की आवाज आने लगी, जैसे बहुत सारे शीशे टूटे हों। तीनों घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे। अब लाल धागे निकालने लगे। अजीब सी आवाजें आने लगी, पर सबकी नजरें उस पर लगी हुई थी और वो उन आवाजों को नजरअंदाज कर रहे थे। सलमान ने दोनों को साइड पर हटाया और एक ही बार में ताला तोड़ दिया। सलमान जल्दी से ताला निकालने लगा। संदूक काफी पुराना था। संदूक का दरवाजा जाम हो चुका था। तीनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला और अंदर खजाना देखने लगे। अंदर देखने के बाद तीनों के चेहरे पर उलझन और हैरत के तासुरात थे। तीनों हैरत में डूबे संदूक में झांक रहे थे। ये क्या? सलमान ने बेजारी से कहा। पता नहीं, काशिफ ने नासमझी से कहा। वो कोई किताब थी जिसकी जिल्द काली थी, कोई मोटी सी किताब थी। वासिफ ने किताब निकाली। अचानक इमारत हिलने लगी, जैसे जलजला आ गया हो। तहखाने की छत के पत्थर नीचे गिरने लगे। तीनों कमरे से बाहर भागे। तभी तीनों के खौफ से चीख निकल गई। दूसरे कमरे से इंसानी ढांचे निकल रहे थे। उनमें एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी। तीनों घबरा कर गिरते पड़ते ऊपर भागे और ढांचे भी पीछे आ रहे थे। इमारत अब तक हिल रही थी। ऊपर पहुंचकर तीनों ने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। दाखिली दरवाजे की तरफ भागे। अचानक तहखाने का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ टूट गया। तीनों दाखिली दरवाजे तक आए, पर दाखिली दरवाजा बंद हो चुका था। तीनों पूरा जोर लगा रहे थे और जोरदार कोशिश कर रहे थे कि दरवाजा खुल जाए। किताब आसिफ के हाथ में ही मौजूद थी। जल्दी दरवाजा खोल, इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है और ये ढांचे भी करीब आ रहे हैं, सलमान ने कांपती आवाज में कहा। अचानक बाहर का दरवाजा खुल गया। तीनों बाहर भागे।
ढांचों ने पीछे से कुल्हाड़ी फेंकी जो भागते हुए सलमान के गले पर लगी और उसकी गर्दन उड़कर दूर जा गिरी और जिस्म वहीं रह गया। वासिफ और काशिफ ने जब ये मंजर देखा तो दोनों के पैर जमीन पर चिपक गए। अपने एक अजीज की जान खो चुके थे और अब दूसरे की। दोनों का दिल रुक सा गया। काश ये ख्वाब हो, मैं उठूं और सलमान और शारिक हमारे साथ हों, काशिफ ने भारी आवाज में कहा। दोनों का दिल धाड़े मार मार कर रोने को कर रहा था। तभी कुल्हाड़ी काशिफ के पीछे दरख्त पर आ लगी, जिससे दोनों होश में आ गए। काशिफ जल्दी गाड़ी निकाल, वासिफ ने कहा, और दोनों गाड़ी के पास भागे। गाड़ी में बैठकर काशिफ ने गाड़ी उस रास्ते पर डाली जहां से अंदर आए थे। ढांचे अब तक पीछे आ रहे थे। काशिफ ने बाहर जाने वाले रास्ते पर गाड़ी मोड़ी, पर वहां सामने दीवार थी। काशिफ ने दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ी, वहां भी दीवार थी। अब तीसरी तरफ हर जगह दीवारें मौजूद थी। यार, यहाँ तो हर तरफ दीवारें आ गई हैं, अब हम कहाँ से जाएं? काशिफ ने परेशानी से कहा। वो ढांचे अभी भी मुसलसल आ रहे थे। वासिफ ने घबरा कर जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और कुछ और आयात पढ़ी। वासिफ की वही देखा देखी काशिफ भी बुलंद आवाज में आयात पढ़ने लगा। अचानक वो ढांचे जोरदार चीख के साथ वहीं टूटकर ढेर हो गए। इमारत से भी सारी घंटियां बजने की आवाज बंद हो गई। चीखों पुकार, रोने सिसकने की आवाजें सब बंद हो गई। इन दोनों को अपनी मौत का पक्का यकीन हो चुका था। अब दोनों कलमा पढ़ने लगे। तभी अचानक काशिफ ने हैरत अंगेज मंजर देखा। बिल्कुल सामने ही बाहर जाने का रास्ता था। चंद लम्हे पहले वो दरवाजा वहां नहीं था, मगर अब वहां मौजूद था। ये अल्लाह के कलाम की बरकत थी। इनके खंडरात से बाहर निकलते ही खंडरात में आग सी लग गई। आग के शोले आसमान तक जाने लगे। खंडरात से सिसकने और रोने की आवाजें और बुलंद होती जा रही। वासिफ ने नम आंखों से पीछे मुड़कर अलविदा नजरों से खंडरात पर नजर डाली और अपने दोस्त को याद करने लगा। फजर के करीब वो लोग गांव पहुंचे। गांव के लोग खेतों में काम कर रहे थे। काशिफ और वासिफ ने सलमान और वासिफ के घर वालों को दोनों को मौत का बता दिया। गांव में सफे मातम बिछ गई। जवान लड़कों की अचानक मौत पर हर कोई गमजदा था। गांव वालों ने दोनों की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। काशिफ और वासिफ बहुत रोए। सब एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। 2 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। किताब वासिफ के पास बैग में रखी हुई थी। दोनों किताब को भूल गए थे। रात का वक्त था। वासिफ छत पर सो रहा था कि अचानक उठ बैठा। उसका चेहरा पसीने से तर था और सांस फूली हुई थी। दिल में भी जोर जोर से धड़कता रहा था। जिस्म जैसे मफलूज हो गया था। वो यूं ही बेसुध गहरे गहरे सांस लेता रहा। आज उसने फिर वही ख्वाब देखा था जो पहले 2 मरतबा देखा था। ख्वाब में काले खंडरात आते थे और वहां धुंध छाई होती थी और एक इंसानी हिला सिसक रहा होता था। वो कुछ कहने की कोशिश करता, मगर उसके अल्फाज वासिफ को समझ नहीं आते। वो लाख कोशिश करता, पर उसे कुछ समझ ना आता। वासिफ को लगा वो खंडरात की बदरूज के पीछे लग गई है और वो डर गया। उसने कल सुबह काशिफ को ख्वाब के बारे में बताने का सोचा और लेट गया, पर उसे नींद ना आई। सुबह वासिफ ने काशिफ को देखा हुआ और उसको वो सारा ख्वाब बताने के लिए गया। काशिफ ने जब उसे का ख्वाब सुना तो कहा और एक सोच में पड़ा, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। काशिफ ने कहा। अचानक वासिफ खड़ा हो गया। यार, वो काली किताब, उसको तो तुम भूल ही गए हो, वासिफ ने कहा। काशिफ भी उठकर खड़ा हो गया और दोनों भागने के अंदाज में वासिफ के घर पहुंचे। वासिफ के बैग से किताब निकाली और दोनों देखने लगे। किताब की वजह से वो बदरू हमारे पीछे लगी हुई है, वासिफ ने कहा। किताब पर लाल रंग का कुछ लिखा हुआ था, पर वो हिंदी में लिखा हुआ था। काशिफ ने किताब लेकर खोली, पर ये क्या है? ये हिस्सा हमारा यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। इसके बाद अब अगला हिस्सा है, तो वो सुनना मत भूलिएगा। जल्दी से नेक्स्ट वीडियो देखें और उसमें देखें कि आगे इन खंडरात में क्या होता है।